अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं राना अबरार खालिद। वफाकी वजारत ख़जाना में इस वक्त एट ए टाइम IMF मिशन के साथ नए 3 साला प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं और उसके साथ साथ आइंदा माली साल यानी 2024-25 के बजट की तैयारी का काम भी चल रहा है। बल्कि वफाकी वज़ारत ख़जाना की मुआशी टीम के IMF के वफद के साथ मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम IMF के 3 साला प्रोग्राम के हवाले से मुमकिन शराइत का जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी जायज़ा लेंगे कि आइंदा माली साल के बजट में मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा और किस हद तक अमल दरामद शायद ना हो पाए। प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेल्सन, जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ विराजमान हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट आदिल नवाज भट्टी साहब। प्रोग्राम में आपको भी वेलकम। और नाज़रीन, इसके अलावा स्काइप पर हम कोशिश करेंगे कि हम मारूफ बरामद कुनिंदगान के नुमाइंदा और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ुबैर मोतीवाला साहब से भी रब्ता करेंगे और उनकी राय भी इस वाले से लेंगे। नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त IMF की टीम पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है और उसके नए 3 साला प्रोग्राम के लिए वजारत ख़जाना के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये भी सामने आया है कि मुमकिन तौर पर IMF का ये मुतालबा हो सकता है कि वफाकी वजारत ख़जाना बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो तवानाई के शोबे के बिजली और गैस के गर्दशी कर्जे हैं जो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, IMF मुतालबा कर सकता है कि इनके जामे हल का एक प्लान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF के सामने पेश करे। तो इस सूरत में इन गर्दशी कर्जों को ज़ीरो पर लाने के लिए लामहला तौर पर ऐसे कुछ सख्त फैसले हुकूमत को करना पड़ेंगे जो कि जिस तरह के माजी में भी किए गए थे। तो इस सूरत में अभी इलेक्शन में 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ तो तमाम हुकूमती जमातें, हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं, इन्होंने अवाम से कुछ वादे किए थे, अवाम को रिलीफ देने के, उनके मसाइल हल करने के वादे किए थे। तो इस सूरत में जब गैस और बिजली शायद मज़ीद महंगी करनी पड़ जाए तो गवर्नमेंट कैसे डिलीवर कर पाएगी? बहुत शुक्रिया राना साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पर मुझे अपने ख्याल का इज़हार करने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक गैस और बिजली के रेट्स बढ़ाने का तल्लुक़ है, सख्त फ़ैसले करने का तल्लुक़ है, ये हुकूमतें वक्त की हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सख्त फ़ैसले करें, वो फ़ैसले करें जो आवाम के हक़ में है, जो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, उस हक़ में हम फैसले करें ताकि मुल्क स्टेबल हो, इकानमी स्टेबल हो। और अगर हम वो सही फ़ैसले या हम वो सख्त फ़ैसले ना करें तो वो इकानमी स्टेबल नहीं हो सकती। आवाम को भी हुकूमत का साथ देना चाहिए, उनके फ़ैसलों की तायीद करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ तक बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने की बात है, उसकी रीज़न ये है कि हमारा लाइन लॉस बहुत होता है, बिजली में लाइन लॉस बहुत होता है और जो महकमे हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो वही लॉस उठा के कंज्यूमर के बिलों में डाल देते हैं जी, और कंज्यूमर का बिल बढ़ जाता है और जिससे कंज्यूमर को तो गरीब आदमी को नहीं पता होता कि किस वजह से मेरा बिल ज़्यादा आया। हमें हुकूमत को ये सही फ़ैसला, सख्त फ़ैसला ये करना है कि वो लाइन लॉसेस जो नुकसान होता है, जो बिजली ज़ाया होती है, उसका बिल एक्स्ट्रा जो डाला जाता है कंज्यूमर के बिल में, वो ना डाला जाए। ठीक है। वहाँ का जो उस इलाके का ज़िम्मेदार अफसर है वापडा का, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको कंट्रोल करे और अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर उसको जो है कटहरे में लाना चाहिए
उसकी जो भी सज़ा मिलती है हक़ कानून के मुताबिक उसको देनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो ना हो और वो गरीब आदमी एक्स्ट्रा बिल किसी की गलती का अजाला, किसी की गलती को वो गरीब आदमी तो ना पूरा करे। और गैस का भी इसी तरह है कि गैस के भी जो अपनी मर्ज़ी से मुतल्लिका अफसर कनेक्शन दे देते हैं, गैस ज़ाया होती है और वो भी गैस जो है वो डाल दी जाती है कंज्यूमर के बिलों में जी। और इस तरह से गैस और बिजली का बिल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है। हुकूमत नहीं कहती है, लेकिन वो गैस और बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। उतनी यूनिट्स उन्होंने जलाई नहीं होती है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा यूनिट पड़ती है, जिसकी वजह से उनका बिल ज़्यादा आ जाता है। डॉक्टर साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो करंट प्रैक्टिस है या रनिंग प्रैक्टिस है वो उसमें देखा गया है कि गरीब आदमी के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो 2 कमरे का मकान है, 2 पंखे हैं, 2 बल्ब जलाने वालों को बड़े बड़े बिल आने लग गए, लाखों के बिल भी चले गए, तो लोगों की चीखें निकल गई। तो इसका दारो कैसे मुमकिन है? यही बात कर रहा हूँ ना कि वो जो लाइन लॉसेज है ना वो उन बिलों में शिफ्ट कर देते हैं, उन बिलों को देना पड़ता है। वापडा वाले या दूसरे अफसर जिनकी बिजली फ्री है वो फ्री बिजली भिजवाते हैं और अपना बिल जो है वो गरीब आदमी में डाल देते हैं। जी, आदिल नवाज भट्टी साहब, आईएमएफ की तरफ से कुछ एक मौक़िफ़ सामने आया है और जिसमें ये कहा गया है कि आइंदा माली साल के बजट में शायद हुकूमत को तमाम किस्म की जो मराहत हैं, सब्सिडीज़ हैं, वो ख़त्म करनी होंगी और उसके साथ साथ जो टैक्स कंसेशन हैं, रियायत हैं टैक्सों में, टैक्स छूट हैं, वो भी ख़त्म करनी होगी। तो आप इस वाले से मईशत को बड़ा गौर से कीनली देखते हैं, उसका तजिया करते हैं, तो एक ही बजट में क्या ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? और आपस की बात है कि कौन कौन सी ऐसी मराहत हैं जो कि ख़त्म हो सकती हैं और कौन कौन सी हैं जो ख़त्म हो ही नहीं सकती? इस हवाले से आप इस पर रोशनी डालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 70-75 साल का निज़ाम है और यकदम से तो ठीक हो नहीं सकता, इसमें टाइम लगेगा हर चीज़ में। अब देखें, इस वक्त जो है ना रियलाइजेशन मौजूद है। ये फ़र्स्ट टाइम आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर कि इस वक्त हर तबके के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई अदारा है, चाहे अवाम है, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, हर जगह पे बात हो रही है कि मुल्क को ठीक करना है। जी, अब ये टाइम है डू और डाई वाला टाइम है कि इस वक्त हमने डिसीजंस लेने हैं, मेजर्स लेने हैं। अब देखना ये है ना कि देखें, आईएमएफ जो भी बात कर रहा है जी, उसमें वो आईएमएफ या हमारे फ़ायदे की बात है या हमारे नुकसान की बात है जो वो कर रहा है। अब उस आईएमएफ के पैकेज के अंदर जाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, आवाम को क्या भुगतना पड़ रहा है, पिछली हुकूमतों की क्या गलतियाँ थी, अभी हुकूमत क्या कर रही है, इन चीज़ों को छोड़ के अगर हम देखें, अगर गैर जानबदाराना तौर पर आईएमएफ जो भी काम हमें करने के लिए कह रहा है वो सब हमारे हक में, हमारे अदारों के हक में, पहले कर लेने चाहिए, हमारी आवाम के हक में। अगर वो डिसीजंस हम लें, जो मेजर्स वो कह रहे हैं, वो अगर हम उठाना शुरू कर दें। और अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो सिंसियरिटी और वो सोच मौजूद है, विल मौजूद है और नज़र भी आ रहा है कि काम करने के लिए थे। अब होता है देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, लोड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। देखें ना कि अभी पिछले वीक में जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट डे जब दिन पहला लोड पड़ा है जब गर्मी का, जब एसी चल रहे हैं तो फ़ौरन फीडर सारे बैठ गए। पूरे पाकिस्तान में जो है बिजली के मतलब चलेगी और मतलब है कि 4-4 घंटे बिजली वापस नहीं आई। तो इस तरह के जो हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। सब्सिडीज़ की जो आपने बात की, देखें पूरी दुनिया में जो है ना वो मुख्तलिफ मराहत दी जाती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे मराहत दी जा रही हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है, इसको रेगुलाइज कैसे करना है, सिस्टम को बेहतर। अब ये रियलाइजेशन मौजूद आई है, अब इस पे काम हो रहा है और ये बेहतरी नज़र आना शुरू हो भी रही है। अब देखें ना कि हमारे जो इस वक्त जो सर्कुलर डेट है ये 4-5 हज़ार से अब वापस 2300 पे आया है और अभी इस वक्त जो टोटल जो शॉर्टफॉल है हमारा वो तकरीबन 100-150 अरब का है। यही हम हज़ारों अरब में बात किया करते थे सर्कुलर डेट की। तो अब ये इतना कंट्रोल भी हमने किया है कैसे कि अब देखें ना कि जो आवाम के ऊपर लोड आ रहा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब वो टाइम था एक कि कोई हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं था। बर्डन जो है हमें कहीं ना कहीं तो डालना था, तो उसका जो कुर्बानी का बकरा आवाम बनी है। अब ये टाइम आया कि अब हम आवाम के ऊपर से बोझ हटाना चाह रहे हैं और अब हम ऐसे मेजर्स ले रहे हैं। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये अब ऊपर से लेकर नीचे तक ये सोच मौजूद है, बयान हर सतह से आए हैं कि अल्लाह करे कि हम अब जिस पैकेज के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए आखिरी पैकेज हो,
IMF का ये लास्ट पैकेज और इसके बाद हम इस प्रोग्राम से निकलें। क्यों देखें, इस वक्त हम ऑलमोस्ट तकरीबन 6,000 अरब के करीब ऑलरेडी हम डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब जब इतना बड़ा हम हैवी डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 6,000 अरब, और टोटल जो हम टैक्स की जो कैलकुलेशन करते हैं जब उसकी हम मेजरमेंट में जाते हैं तो हमारा 40 to 50% जो हम ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब पीछे जो हमारे पास जो लोड मैनेजमेंट है उसमें से तकरीबन आप समझ लें कि 70 to 80% जो है ना हमारे मुल्क की इकॉनमी वो सारी स्टेट बैंक चला रहा है। जो सारे फिगर्स वो मैनिपुलेट करते हैं और जो ऊपर नीचे वो जो बात है कि जी इधर इसको देना है, ऐसा ऐसा करना है। असल जो गवर्नमेंट अब देखें ना प्रेशराइज करते हैं, हम कहते हैं जी ये सारा पॉलिटिशियंस गड़बड़ कर रहे हैं, अदारे गड़बड़ कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के पास और अदारों के पास आ रहा कितना है, उनका इख्तियार कितना है? इस वक्त टोटल 2500 से 3,000 अरब के करीब जो है टोटल इख्तियार है जो हुकूमत के अपने इख्तियार में है जो उन्होंने खर्च करना है। और 12,000 अरब जो है 11-12,000 अरब वो है कि जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है। अख्तियार में नहीं। तो ये बट साहब IMF का कहना ये है कि पाकिस्तान में अमीरों को भी सब्सिडी जा रही है। सब्सिडी देनी चाहिए, मराद देनी चाहिए, लेकिन रिजर्विंग को जो हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुर्बत की लकीर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी आमदनी इतनी है, उनको मराद देनी चाहिए सब्सिडी की शक्ल में, डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए। जबकि हमारे ऊपर ये इतराज़ आ रहा है आलमी मालियाती दरों कई दहाइयों से आ रहा है कि जिनको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है उनको भी जा रही है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखें, बात यह ना कि सब्सिडीज़ ख़त्म करना या ज़्यादा देना या कम करना ये तो हमारे मुआशी मसाइल का हल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखें, हमने क्या करना है कि लेकिन एक बड़ा चंक तो है जो जाता है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन देखें बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी आएगी जब हम सिस्टम बेहतर करेंगे। देखें ना, हमने ओपनिंग्स देनी है नहीं। अब देखें हम बिजनेसेस के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रहे हैं। देखें ना, जब बेरोजगारी मुल्क के अंदर मौजूद है, ठीक है हम सब्सिडीज दे दें कि जो 1,000 रुपया का उसका बिल आना है तो उसकी जगह 800 आ जाएगा, 20% आपने उसको 10% कोई भी आपने उसको सब्सिडी दे दी, लेकिन वो 800 रुपया भी कहाँ से लाएगा? उसके लिए हमने वो रोज़गार पैदा करना है, वसाइल मुहैया करने हैं। उसके लिए हम स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, जब अपनी सराउंडिंग कंट्रीज़ में देखते हैं, पिछले चंद मतलब है कि माह के दौरान हमने देखा है कि 99,000 स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर नए आए हैं। वहाँ पे आइडिया की बात करते हैं, पीछे पूरा बैकअप खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं जी ठीक है, आप इसको अब मिटलाइज करें और आगे लेकर चलें प्रोग्राम को। हम स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रहे हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को हमने बंद करते जा रहे हैं। ठीक है, हम देखें ना, चलते हुए बिजनेस के ऊपर हम प्रेशर डालना चाह रहे हैं। जो टैक्स कलेक्शन के लिए हम कह रहे हैं कि जो बिजनेस चल रहा है इसके अंदर से हमने टैक्स कलेक्ट करना है। होना तो ये चाहिए कि हमें नए बिजनेस क्रिएट करने हैं। उसके लिए हमने क्या माहौल चेंज करना है? देखें, जब एक्टिविटी आएगी, बिजनेस आना शुरू होगा, ये सब्सिडीज वगैरह खुद रिमूव होना शुरू होंगी। देखें ना, पब्लिक के अंदर जब आपके पास रोजगार नहीं है तो आप क्या करेंगे? मतलब है कि सब्सिडीज तो मसले का हल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसकी तरफ से हमें ये सोच खत्म करनी है कि हमें सब्सिडीज की तरफ जाना है, हमें एक्टिविटीज़ की तरफ जाना है जी। ये हमारे इकॉनमी के मसाइल का हल है। सब्सिडीज़ कभी भी हमारे इसका ना मसाइल का हल नहीं है हमें। और फिर यह है कि हमारे जितने भी अदारे हैं, मिसाल के तौर पे FBR है, FPR का भी हमें रोल मिनिमाइज़ करना है। FPR और जितने भी अदारे, इनका काम सिर्फ होना चाहिए एज ए रेगुलेटर ये काम करेंगे जी। सिर्फ इतना काम इनका कि रेगुलाइज करें। इनका काम नहीं है कि हम अब देखें ना कि इस वक्त जो जितना भी आप कह रहे हैं कि जी बातचीत हो रही है और सारे अदाद शुमार बन रहे हैं। अब आइए, जो हमारा FPR है सारा बैठ के, अब जब ना हमारे साथ बैठे हैं पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं हमारी, जो सेनेट की और पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, इनमें हम जाते हैं, हम अपने प्रपोजल देते हैं इनको। जब हम इनके प्रपोजल देते हैं वो इसके ऊपर बहस होती है, बाकायदा ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। उसके बाद फिर बुलाते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ में, हम जाते हैं वहाँ पर जाके फिर ब्रीफिंग देते हैं। आप यकीन करें, पार्लियामेंटेरियन बैठे से पूछें कि एक सेक्रेटरी साहब आके नो कर देते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ की सारी वर्किंग ज़ीरो जी। एक कदम नहीं आप आगे चल सकते। सेक्रेटरी साहब ने नो कर दिया कि नहीं जी ये नहीं है, फिजिबल नहीं है, नहीं हो सकता, तो हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम आगे कहाँ जाएंगे। वो पूरी स्टैंडिंग कमेटी की वर्किंग वहाँ पे स्टॉप होगी। हमें इन चीज़ों पे काम करना है, हमें इन चीज़ों को बेहतर करना है, तब ये मतलब बेहतरी आएगी। यही बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या दूसरे इदारों के ज़रिए जो इन्वेस्टरों के साथ एक एग्रीमेंट भी हैं टैक्स कंसेशन के, तो उनको क्या ख़त्म किया जा सकता है? देखें, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो तो टोटली अभी हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। वो कहते हैं कि हमारा अभी उनको कहा गया है कि आप जो मुल्क के अंदर भी बिजनेस की तरफ ना थोड़ा सा अपने जो इसमें हैं लाज उसमें कुछ तब्दीलियाँ करें
और मुल्क के अंदर जो बिजनेस है उसके ऊपर भी उनका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम है सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आनी है। जी आती है, एमओयू होते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट लेकर आता है बाहर से आता रहा है उनके साथ एक एग्रीमेंट तो हुए हैं ना कि इतने साल तक हम आपको इतने परसेंट इनकम टैक्स में, इतने परसेंट सेल्स टैक्स में कंसेशन देंगे। जब एक सॉवरेन एग्रीमेंट हो चुके हैं, अब आईएमएफ कहे कि ये तमाम टैक्स कंसेशन आप वापस ले लें, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्या इसके फिर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखें, मुमकिन तो पाकिस्तान में तो हर काम मुमकिन है, और टैक्स के हवाले से किसी टाइम भी पॉलिसीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में चेंज होती हैं, पॉलिसीज़ में शिफ्ट आता है, आप किसी टाइम भी उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब हो नहीं सकेगा। ज़ाहिर है कि जब उसमें कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि एडजस्टमेंट बनानी पड़ती हैं, कैसे उनको कंपनसेट करना। अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखें हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर ना आर्बिट्रेशन का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई लॉ मौजूद नहीं है। जब भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, मिसाल के तौर पे कंपनी चली जाएगी आगे लिटिगेशन में चली जाएगी, कहे जी कि हमारे साथ तो ये एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट पे हम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो आगे हमारा कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है जहाँ पे उस आर्बिट्रेशन के लिए वो अदारा जाएगा। इस पे भी बहस हो रही है कि कम से कम आप ऐसे लॉज क्रिएट करें जो आर्बिट्रेशन के लिए हों। जब आप अब यकमुश्त आप एकदम से फैसला करते हैं जी कि ये टैक्स पहले एप्लीकेबल थे अब ये नहीं है, या ये रिलीफ पहले एप्लीकेबल था अब ये रिलीफ नहीं है, तो उसके लिए अब वो ज़ाहिर है कि डिस्प्यूट बनेगा। जब आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ उसको भी ब्रीच कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है या बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कोई ब्रीच आ रही है, तो उसके ज़ाहिर है कि उन्होंने आर्बिट्रेशन के जाना, उसकी उसके कास्ट पर मैशत पे करती है ना। बिल्कुल हमें लास्ट के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है ना, ये और काम इस पे अभी शुरू है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले जैसे बात शुरू की थी कि रियलाइजेशन मौजूद है और इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त काम शुरू है। अब ये टाइम है कि हम, जैसा मैंने पहले कहा था कि डू और डाई का टाइम है, कि इस वक्त हमें बेसिक डिसीजंस करने हैं, सारी मतलब काम बुनियादी ये टाइम है। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब देखें ना कि इस वक्त जो जितने भी आप टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, मैंने पहले भी बात की कि टैक्स कलेक्शन की जब आप बात करते हैं तो टैक्स रेट बढ़ाना ये तो मसाइल का हल नहीं है। आपका मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आप जनरेट किस तरह करेंगे जब उसकी एक्सपेंशन करेंगे। जब टैक्स आप बेस बढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे पब्लिक को? आप पब्लिक को अट्रैक्ट करेंगे इंसेंटिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो नॉन टैक्स पेयर हैं या जो नॉन फॉरेन हैं उनको पनिश करके और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी स्कीमें नाकाम होंगी। जिस तरह पैसे आपने ताजा दोस्तों इस तरह की स्कीमें देखी कि उनका क्या असर हुआ कि दोस्त मतलब है कि जहाँ पे आप बट साहब इस पर आते हैं। डॉक्टर साहब, आप पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान में आलमी मालियाती इदारे निशानदही करते हैं मसाइल की। बिलाशुबा कुछ शराइत नारवा भी होती होंगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि हमें ये काम खुद करने चाहिए थे। जिस तरह IMF कहता है कि आप अमीरों को सब्सिडी देते हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंचती है। जिस तरह के हम खाद फैक्ट्रियों को सस्ती गैस देते हैं, लेकिन वो खाद जो बनती है वो सस्ती गैस से वो बाहर स्मगल हो जाती है बाज़ औक़ात, और या ब्लैक कर दी जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है और किसानों को मार्केट रेट से भी 2 गुना महंगी बेची जाती है। तो IMF कहता है कि आपने किसानों को, छोटे किसानों को जो कि गरीब किसान हैं, उनको सब्सिडी देनी है, उनको सपोर्ट, माली सपोर्ट करनी, तो डायरेक्ट करें, इस तरीके से ना करें। तो पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर रही है इन सारे मुआशी इशूज़ के ऊपर? क्या आप समझते हैं कि पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है इस हवाले से? बेहतर है, पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। पिछले दिनों में भी इस पर डिस्कशन हुई थी कि ये जो सब्सिडी दे रहे हैं ये 2 तरीक़ों से है। हम सब्सिडी दे देते हैं फैक्ट्री मालकान को जी, शुगर की फैक्ट्री वालों को, खाद बनाने वाली फैक्ट्री वालों को सब्सिडी देते हैं, तो वो तो सब्सिडी फिर आ गई अमीर आदमी के पास, मालकान के पास, गरीब आदमी के पास नहीं जाती जी। तो वो प्रपोजल्स है कि अगर हमने सब्सिडी देनी है गरीब आदमी को, किसान को, कंज्यूमर को देनी है, तो वो डायरेक्ट मिलनी चाहिए। कि जितनी सब्सिडी हम उनको गैस सस्ती देते हैं, जितनी सब्सिडी हम उनको बिजली सस्ती देते हैं, उसमें सब्सिडी उतनी उनको डिमांड करनी चाहिए, उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि उतना रेट उसकी जो बोरी का है, खाद की बोरी का है या शुगर की बोरी का है, उतने % वो कम होनी चाहिए, वो कम रेट में फरोख्त होनी चाहिए अवाम तक जी। तो उस तरीके से सब्सिडी जो जाएगी, ये पीछे डिस्कस हुआ है जी, और उम्मीद है इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा देरीना इशू है
और बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले एक क्लियर कट बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम सरकारी इदारों की निजकारी होगी। हर हुकूमत ने ऐलान किया है खसारे में चलने वाले इदारे निजी शोबे के हवाले किए जाएंगे, लेकिन हुकूमतें कामयाब नहीं हो सकी। मौजूदा हुकूमत ने PIA की निजकारी का इनिशिएटिव लिया है, लेकिन वो भी टाइम लाइन बढ़ानी पड़ी है। तो ये जो इदारे हैं, मैं आपको बताऊं कि 10 बड़े जो कौमी इदारे हैं उनका सालाना खसारा 500 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये सिर्फ 10 बड़े कौमी इदारों का। वैसे कहते हैं कि 1000 अरब या इससे भी ज़्यादा है खसारा। ये क्या रुकावट है, क्यों हुकूमतें अमल दरामद नहीं कर पाती? यही राना साहब बात कर रहे हैं कि जहाँ जो अदारा प्रॉफिटेबल नहीं है, जो आपकी जेब से खर्चा जा रहा है, वो डेफिनेटली उसको जो है उसको रिविज़िट करना चाहिए। उसको प्राइवेटाइज अगर होने वाला है प्राइवेटाइज करे, उसका रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है रीस्ट्रक्चरिंग करे, ताकि वो प्रॉफिटेबल बने। और अगर वो प्रॉफिटेबल होगा तो फिर आवाम को फ़ायदा है। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको उसकी निजकारी में अगर रुकावटें हैं तो रुकावटें वो ज़ाती इख्तलाफ की वजह से। ज़ुबैर मोतीवाला साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपसे पहले हम बात कर रहे थे कि वजारत ख़जाना में IMF के वफद के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं और आइंदा माली साल के बजट की तैयारी भी जारी है। तो इस हवाले से ये एक चीज़ सामने आई है कि IMF की तरफ से कि पाकिस्तान में तमाम मरात यानी सब्सिडीज़ वापस ली जाएं और टैक्स कंसेशन भी वापस लेने की बात सामने आई है। तो आप क्या समझते हैं कि बजट में कौन कौन सी मरात, कितनी मरात वापस लेना मुमकिन होगा और टैक्स कंसेशन किस हद तक वापस ली जा सकती हैं? जी देखें, IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं ना, वो तो हमेशा से आपको पता है ना कि वो पाकिस्तान की जो बजट की प्रोसेस है उसके अंदर और वैसे भी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि वो कर्जा देते हैं तो वो चाहते हैं कि हम एबिलिटी टू पे पैदा करें पाकिस्तान में, ताकि वो कर्जे वापस कर सकें। इसके लिए हमारी इनकम को बढ़ाने के ये सारे तरीके हैं। वो कहते हैं कि गैस का रेट बढ़ा दो, सर्कुलर डेट को खत्म कर दो, बिजली के अंदर सर्कुलर डेट को खत्म कर दो। ये 400-500 बिलियन के बनते हैं। ये कैसे होगा और ये कैसे पास ऑन होगा और कैसे फिर इंडस्ट्री चलेगी? ये तो जो है ना बहुत ही यानी ऐसी बात है कि हम जो अभी आज ही हम बैठ के वो कर रहे थे कि अब कौन सी कंट्रीज में जाना, कौन सी कंट्री में जाना, तो वो कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस कर रहे थे। तो हम जो ऐसा लगा कि जो है ना हम हमारे पास ऑर्डर हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अनकॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हमारे से वो ऑर्डर छूट जाते हैं। ये पोजीशन है। और जहां तक कंसेशन का सवाल है, अब कोई कंसेशन इतने ज्यादा है नहीं, सारे विड्रॉ हो गए। अगर ये NGOs के विड्रॉ कराना चाहेंगे तो हमारे पास काम खत्म हो जाएगा, जो रिलीफ का है, जो गरीबों की मदद का है, जो आपका बिजनेसमैन बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको अगर सारी चीजों को खत्म कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि जो ना इतने कंसेशंस को विड्रॉ कर सके। जी लेकिन ज़ुबैर मोतीवाला साहब, पाकिस्तान रीजन में टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से लोएस्ट है। आखिर ऐसा क्यों है? कौन से लोग हैं या कौन से शोबे हैं जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स नेट में नहीं हैं, या टैक्स नेट में हैं तो आमदनी से के मुकाबले में कम टैक्स देते हैं? कौन से ऐसे इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए कि टैक्स टू GDP रेशो कम अज़ कम 15% तक पहुँच जाए? ठीक है, एक तो पहले समझने की जरूरत ये है कि ये जो बात करते हैं कि हमारा टैक्स टू GDP रेशियो 9% है, ये ठीक नहीं है बात जी। इस तरह से ठीक नहीं है कि अगर हम देखें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो 20 से 22% है। अब वो उसके अंदर से कोई टैक्स, बहुत नॉमिनल टैक्स आता है जजिया और उशर के नाम से। अगर हमने ये उनको मशवरा ये दिया है कि भाईजान अगर आपने टैक्स लेना है और उसका एक थ्रेशोल्ड आपने बनाया है, मिसाल के तौर पर अगर 6 लाख रुपए शहर में है तो हमने अगर मैंने कोई इंडस्ट्री लगाई उसमें से कमाया 6 लाख छोड़ के बाकी पे मैंने टैक्स दिया। इसकी कोई ट्रेड की, उसके अंदर भी यही पोजीशन है। तो अगर काश्तकारी भी होती है और उसके अंदर जो बड़े जमींदार हैं जो 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनको मेरे जितना टैक्स देना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली टैक्स टू GDP रेशियो 11-11.5% पे पहुंच जाएगा। तो वो तो हम कर नहीं रहे, तो वो कैसे होगा? ज़ुबैर मोतीवाला साहब,
ये जो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोविंशियल चैप्टर है और सूबाई हुकूमतें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ले रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इनकम टैक्स नहीं ले रही, वो जजिया और उशर है जो कि 1% और 1.25% ऐसा कुछ है। इनकम टैक्स कोई भी नहीं है एग्रीकल्चर पे, और मैं समझता हूँ कि सही है। लेकिन मेरा कहने का ये है कि भाई जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 80% पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 9% ही आएगा ना। अगर आप 100% पे करेंगे तो आपका जो है ना 11 साढ़े 11% आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो बातें नहीं है कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत लो है, रीजन में लो है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें आगे कि क्या उसकी पोजीशन है, पोजीशन ये है कि हमारे पास सिर्फ 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, उसमें ज्यादा हिस्सा सैलरीड क्लास का है। अगर आप सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर बात करते हैं, सिग्निफिकेंट को मैं कहता हूं कि जी वो 10 लाख से ज्यादा टैक्स देने वाले, वो सिर्फ 1 लाख लोग हैं इस मुल्क के अंदर, तो वो तो सारा लोड नहीं लेके चल सकते। हमको टैक्स नेट बड़ा करना पड़ेगा। अगर जीडीपी टू टैक्स रेशियो अगर हमको बड़ा करना है, हर एक आदमी को टैक्स के अंदर ले आना पड़ेगा, चाहे वो रिटेलर है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई और कम करता है, सबको इस मुल्क के अंदर अगर रहते हैं, खाना खाते हैं, तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो टैक्स सारे दे दें तो जो ना ये टैक्स जीडीपी रेशियो हमारा काफी ऊपर चला जाएगा। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक मसला जो आप पहले निशानदेही की है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक इशू चल रहा है, और आप बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बात ऐवानों तक भी सुनी जाती है, इक़्तिदार के ऐवानों तक। आप ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के उहदे पर भी फायज हैं। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे नीचे लाया जा सकता है ताकि बरामदात में इजाफा हो सके? बिल्कुल सिंपल बात है, कोई लंबा थियरी नहीं है। उसके अंदर ये करना है कि आपने रीजनली कॉम्पिटिटिव यूटिलिटी के रेट देने। अगर मेरी कॉस्ट $1 है और अगर बांग्लादेश की 80 सेंट है तो मैं बेच नहीं सकता, इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। उसकी बात इसकी वजह सिर्फ ये है, अगर आप देखें ना 6 महीने के अंदर गैस के रेट 137% बढ़ा दिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और आप बिजली के रेट आपने 1 साल के अंदर 3 गुना कर दिए, तो जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वो तो इसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और क्योंकि ये तो सिर्फ नंबर ही है ना, अगर मेरे को 1000 रुपए का बिल था, अब 2300 रुपए का आ रहा है, लेकिन 2300 जब मैं अपने कॉस्ट में डालता हूँ तो मैं अनकॉम्पिटिटिव हो जाता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं। दूसरी बात ये है कि दूसरे सेक्टर्स जो हैं उनको जो सब्सिडी देते हैं उसका बोझ भी यहीं डालते हैं जी। तो हमने कहा कि 100% प्राइस कॉस्ट ऑफ गैस अगर आप कर दें तो आप यहाँ मजदूरों की वाकई कमी पड़ जाएगी, इतना काम है। लेकिन जहाँ प्राइस के अंदर हार जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जी। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मतवाला साहब, आपने टाइम दिया हमें। लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की, और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है कि स्ट्रेटेजिक इदारों को छोड़कर बाकी तमाम सरकारी इदारों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब इस पर आप बात कर रहे थे, तो फिर मेरा वही सवाल है कि आज़म का इजहार तमाम हुकूमतें माजी में करती आई हैं। जब भी किसी बड़े सरकारी इदारे की निजकारी का प्रोसेस शुरू किया गया तो बहुत सारे महाज बन गए, बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं और वो अमल नहीं बदकिस्मती से मुकम्मल हो पाता, या रिवर्स भी हुआ है, माजी में ये भी हुआ है। आखिर किन लोगों के मफादात हैं इसमें? राना साहब, मफादात हैं वो लोग जो एम्प्लाई हैं, उनके मफादात हैं। उनका ख्याल है कि हमारी नौकरियां जाएंगी, हमारे ये बेनिफिट्स जाएंगे। लेकिन इस पे जो है वो हुकूमत को सख्त डिसीजन करने की ज़रूरत है। उन एम्प्लॉइज़ को भी कंपनसेट करना चाहिए, वो भी हुकूमत डेफिनेटली कंपनसेट करेगी। लेकिन एक अदारा जो खसारे में है, हर साल हर महीने उसको अपनी जेब से उसकी तनख्वाहें पूरी करनी होती है, उसके अखराजात बर्दाश्त करने होते हैं, तो कितनी देर तक हुकूमत कर सकेगी? अगर उसकी निजकारी हो जाती है तो हुकूमत के वो पैसे जो हर साल देती है, हर महीने देती है, वो तो पैसे बचेंगे और वो गरीब आदमी पर खर्च होंगे।
वो नई कोई इंडस्ट्री जो प्रॉफिटेबल है वो लगाई जाएगी, जहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिल सके। और अगर एक अदारे पे सपोज 100 रुपया खर्च होता है और अगर उसको प्राइवेटाइज किया जाए, अगर इस शर्त पे हो जाता है कि उसको हमारे ये 100 रुपया भी बचे और 100 रुपया हमें एक्स्ट्रा भी मिले, जी तो 200 रुपया हो जाएगा। तो ये 200 रुपये में हम कोई और काम कर सकते हैं। इसी तरह आम जिंदगी में भी ये है कि एक आदमी कारोबार करता है, कोई उसकी वो एक स्टोर की बजाय 2 स्टोर खोलता है, और अगर एक स्टोर में जाके उसका कारोबार एक जगह पे नहीं चलता तो वो डेफिनेटली बंद कर देता है, सारे में तो नहीं चलने देता। आदिल नवाज भट्टी साहब, ये जो एप्रीहेंशन है एम्प्लॉइज़ की तरफ से आमतौर पर, क्या आप समझते हैं कि ये खदशात दुरुस्त हैं कि बेरोज़गारी बढ़ जाएगी निजकारी की वजह से? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ने का तो इसमें देखें ना, एम्प्लॉइज़ को तो वो निकालेंगे तो नहीं ना, एडजस्टमेंट तो होगी उसकी। तो जो भी अदारे ज़्यादा प्राइवेटाइज होंगे तो वो किसी तरीक़ाकार के तहत ही होते हैं, कुछ ना कुछ। जिससे पहले किया गया कि चल अगर वो प्राइवेटाइज नहीं भी कर रहे थे तो गोल्डन शेक एंड इस तरह की स्कीमें आई थी। तो जो भी चीज़ें आएंगी ज़रा वो तो प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत ही होता है ना। और इस दफ़ा ये जो आप कह रहे हैं ना कि फंड बर्ड्स, इस दफ़ा फंड बर्ड्स नज़र नहीं आ रहे। मतलब ज़रा अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी बिल्कुल इनिशलाइज हुआ है। और इस वक्त कम अज़ कम जो PIA के वाले से जिस तरह बात कर रहे हैं, रोज़ वाले होटल के वाले से बात कर रहे हैं, तो 3 से 4 पोटेंशियल बायर बिल्कुल रेडी खड़े हैं लेने के लिए। और हमारे मज़े की इस दफ़ा जो इंटरेस्टिंग बात है कि मुल्क के अंदर से भी बायर खड़े हैं। बायर से तो हैं ही हैं, मुल्क के अंदर से भी बायर खड़े हैं। तो इस दफ़ा बिल्कुल सीरियस नोट के ऊपर काम हो रहा है और इंशाअल्लाह इसका आगाज़ होगा और ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। और ये जैसा पहले बताया कि इस दफ़ा, और फिर ये कि देखें इस वक्त कभी होता है कि एक अदारा प्रॉफिट में जा रहा होता है और 2 साल बाद तो देखते हैं कि वो जो है लॉस में जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की, मैं उसको एंडोर्स करूँगा कि बिल्कुल सही है। जब आपने एक डिसीजन कर लिया है तो फिर इसमें ये नहीं देखना कि फ़ायदे में कौन सा अदारा है, नुकसान में कौन सा अदारा है। जब आपने यूनानिमस डिसीजन किया कि हमने प्राइवेटाइज करना है तो वो करना ही करना है। देखें, लेकिन बात फिर मैं उधर ही देख रहा हूँ कि आपने एटमॉस्फेयर बिजनेस का क्रिएट करना है। देखें, इकॉनमी बेहतर होगी बिजनेस को बेहतर करने से। अब उसमें हमारे आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, देखिए आगे टैक्स नेट की बात हुई कि इंसेंटिवाइज जब तक नहीं करेंगे ना, साहब भी काफी जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे ना, देखें आपने मतलब प्रेशर क्रिएट करके आप इसको नहीं कर सकेंगे। आपको टैक्स नेट नेक्स्ट अगर बढ़ाना है तो आपको जो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है उसको इंसेंटिवाइज करना है और स्टार्टअप्स के लिए जाना है। कि देखें अभी जो बिज़नेस चल रहे हैं हमारे, कितना को पाकिस्तान में बिज़नेस चल रहा है। जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर हैं या जो टैक्स में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, जो भी सेक्टर्स हैं। अब देखें ना कि एग्रीकल्चर के अंदर आप टैक्स जनरेट करने की बात सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर को क्या दे रहे हैं आप, उससे क्या आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि जब आप देखें ना कि एक बात मैं आपको करूँगा भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम की जो बात है ना, आपकी बात से मैं इत्फाक करता हूँ। लेकिन एक और इनकम भी है जो एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है, वो है कि बहुत बड़े बड़े एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं पाकिस्तान में, चारों सूबों में तकरीबन पाए जाते हैं, जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं और वो ज़मीनें ठेके पर दे देते हैं। अब यूँ है कि शहर में अगर कमर्शियल या रेजिडेंशियल है, जो लैंड पीस ऑफ लैंड रेंट पर दिया जाता है, रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स है। क्वेश्चन ये है कि जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स ठेके पर ज़मीनें देते हैं, उनको जो इनकम होती है, क्या वो हम एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं उसको? देखें, बात यह ना कि आपने कोई रेगुलेटर मुकर्रर किया है पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, आपके पास रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है जो उसको रेगुलाइज कर रही है? मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमने रेगुलेटर मुकर्रर करने हैं, आपको रेगुलाइज करना होगा ना सिस्टम। अभी तक जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जितनी भी चल रही है, तकरीबन आप समझ लें कि अभी तक मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब आपकी कॉप आती है उस वक्त आप उसको एस्टीमेट लगाते हैं कि इस दफ़ा हमारी ज़्यादा आई है, कम आई है, फिर आप उससे हमारी एक्सपोर्ट की कितनी गुंजाइश है, इंपोर्ट हमारी कितनी पड़ी है, उससे कैलकुलेट आप करते हैं। और जो हमारी बरानियाँ रही है उसको सारा अल्लाह पे छोड़ा होता है हमने। अब ये जब सारी कैलकुलेशंस हैं, इसके लिए हमें एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए ना। जब तक वो नहीं आएगी हमें नहीं पता चल सकता इन चीज़ों का कि कौन सा लैंड कितना लेके बैठा है। ठीक है, कोई उसमें बेचारा 2.5 किले वाला है, वो भी मारा जाता है। देखें, जब तक आप किसान का नहीं सोचेंगे ना, आपको सोचना है फार्मर का, किसान का। किसान, बिल्कुल किसान का सोचना चाहिए। उसके ऊपर सोचेंगे आप, उसको उसके लिए बेहतरी लेकर आएंगे, उसके लिए ऑन ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक। तो मैं दोबारा आपको निजकारी की तरफ लेकर आऊँगा कि यहाँ पर एक और डिबेट पाई जाती है कि खसारे वाले इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए, निजी हुए के हवाले करना चाहिए, और जो मुनाफे बख्श इदारे हैं
जो मुनाफा कमा रहे हैं उनको नहीं बेचना चाहिए। तो क्या कारोबार करना हुकूमत का काम है? बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत के कोई भी अदारे ना, इनको बिज़नेस से आउट किए बगैर हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। देखें, अगर आप जिस मिसाल के तौर पर मैं FBR की बात करूं, अगर FBR का एक निज़ाम चला ना, अगर मिसाल के तौर पर उसके 10 एम्प्लॉई हैं, 10 में से अगर वो 6 गैर हाज़िर रहेंगे ना, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसको आप मतलब है कि आप उसको सैलरी दे के ना, अब उसको घर बिठा दें, आप उसको कहें जी आपने ऑफिस नहीं आना, आप 10 की जगह 4 है ना, वो आपको फ़ायदा देंगे, 4 काम कर रहे हैं। अब इस वक्त हमें अदारों मतलब ये जो भी है ना, इसके अदारों को मिनिमाइज करना है, इनका रोल हमारे बिजनेस के अंदर से। आपको निकलना है इस सिचुएशन से। कोई गवर्नमेंट जो है दुनिया के अंदर, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस नहीं कर रही। सिर्फ हम कब समझेंगे इन चीज़ों को? हमें ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, निजी शोबे के ऊपर हमें भरोसा करना है। और देखें, हमारे इस गर्दाब से ना हमें निजी शोबा ही निकालेगा। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, हमेशा निजी शोबे की वजह से हमारा जो ना इकॉनमी पूरी दुनिया में ग्रो करती है। अब उसके अंदर जो इंसेंटिवाइज की मैंने बात की है, जो सेक्टर जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, उनके अंदर देखें ना, अभी इस वक्त जो अब ये टाइम है, इस वक्त डिबेट भी हो रही है, ये प्रॉपर टाइम है कि हम जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर IMF सबसे ज़्यादा फोकस करके बैठा हुआ है, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट, 2 सेक्टर उन्होंने टारगेट किए हुए हैं कि जी इनको हमने यहाँ से टैक्स कलेक्शन करनी है। उसके लिए सिंपल सी बात है कि आपने मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट का भी आप हैं, पूरे दुबई लीज का वावेला मचा है पूरी दुनिया में। अभी देखें, जो हमारे पास जो अदाद शुमार आए हैं ना, ये आप टोटल 10 से 15% भी इसको नहीं समझ सकते जी। 85 to 90% एसेट्स अभी भी पाकिस्तानियों के डिस्क्लोज नहीं है, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो क्यों बाहर जा रहे हैं? हम ऐसा क्यों माहौल पैदा नहीं कर पा रहे कि वो बजाय बाहर जाने के, बल्कि जो बाहर में एसेट्स हैं वहाँ से बेच के पाकिस्तान लेकर आएँ। अब ये टाइम है ना। देखें, अब कहते हैं कि जी IMF ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप कोई मिनिस्ट्री नहीं ला सकते, आपको सब्सिडी नहीं दे सकते। आप अगर रेगुलराइज करेंगे, रेगुलाइज चीज़ों को, रेगुलेटर लेकर आएंगे, बॉडी बनाएंगे पूरे। अब देखें ना कि इंडिया के अंदर और UAE के अंदर रेरा की बॉडी है, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के हवाले से रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से ना आपकी वो उसमें से चीज़ें लूप होल मौजूद नहीं है। हमने खुद लूप होल छोड़े हुए हैं, हम रेगुलेटरी बॉडी की तरफ जा नहीं रहे, हमें रेगुलेटर मुकर्रर करने हैं। आप इन्हीं सेक्टर्स के अंदर मतलब देखें ना कि आज सऊदी अरेबिया की मिसाल आप लें, UAE की मिसाल लें, अपनी इकानमी को कहाँ से लेके एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, $500 बिलियन का एक प्रोजेक्ट। अब मैं क्या उनकी मिसाल दूँ, उन्होंने पूरा जद्दा सिटी गिरा दिया, सारा डिमोलिश कर दिया ओल्ड सिटी, उसकी जगह नया सिटी। अब वो सिर्फ एक बिल्डिंग जो वहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जितना पाकिस्तान का पूरा इस वक्त आपको जो गर्दाब नज़र आ रहा है ना मैशत का, बल्कि हम आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की GDP एक तरफ और उनका एक प्रोजेक्ट एक तरफ। तो वो कैसे उन्होंने इतना बड़ा शिफ्ट लेकर आए हैं? वो उन्होंने क्या किया है कि रेगुलाइज करके पैसे को अट्रैक्ट किया पूरी दुनिया से। अब वहाँ पे ये सवाल मौजूद नहीं है कि पैसा कहाँ से, क्योंकि रेगुलाइज हुई हुई हैं चीज़ें। हमारे मुल्क के अंदर वावेला मच जाता है जी पैसा कहाँ से आया। आप चाहे एग्रीकल्चर में से पैसा निकाल रहे हैं, चाहे आप रियल एस्टेट में से पैसा निकाल रहे हैं, आपने पैसा लेके आना है, पहले आपसे पूछेंगे आपका पैसा कहाँ से आया। ये देखें, और कहते हैं कि जी IMF की रिस्ट्रिक्शन है, कि IMF कह रहा है कि जी आप ये करना है, आपको ब्लैक इकॉनमी को ख़त्म करना। भी ब्लैक इकॉनमी ऐसे कैसे ख़त्म होगी जब तक उसको ओपनिंग नहीं देंगे। अब देखें ना, इंडिया ने एक दफ़ा, भट्टी साहब ये आप ठीक कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान में तो एक रूटीन बन गई है एमनेस्टी स्कीम। बल्कि लोग समझते हैं कि ये 5 साल या 8 साल के बाद एमनेस्टी स्कीम आएगी, उस वक्त तक आप रुक जाओ, एमनेस्टी स्कीम में हम वाइट कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स देने की, फिर एक एमनेस्टी स्कीम आएगी। ये तो IMF ने रोका हुआ है, वरना अब तक शायद कोई आ भी चुकी होती। देखें, यही बात मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले जितनी भी एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं ना, उनकी एम्बिशंस कुछ और थी, उनका टारगेट कुछ और था, उनका मकसद कुछ और था। अब जो हमने करनी है, हमने अपने पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए करनी है। अब हमने लोगों को एडजस्ट करने के लिए नहीं करनी। उसके लिए हमें क्या करना है कि रेगुलेटर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के इजलास आजकल लाइव TV पर दिखाए जा रहे हैं, लोग देखते हैं अपने घरों में बैठकर, अपने मोबाइल फ़ोन पर देखते हैं पार्लियामेंट का इजलास, लेकिन वो जो चीज़ देखते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो उनको नज़र नहीं आती। जो दिखता है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार, मड स्लगिंग और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच भी हो जाती है, एक तसादुम की, सियासी इंतशार की एक फ़ज़ा नज़र आती है। हालांकि पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है, एक सबसे बड़ा नुमाइंदा फोरम है। अवाम की उम्मीदें हैं पार्लियामेंट से, अवाम पार्लियामेंट से उम्मीदें रखते हैं कि उनके मसाइल को हल करेगी। क्या मौजूदा हालात में जो चल रहे हैं,
आप समझते हैं पार्लियामेंट आवाम की उम्मीदों पर पूरी उतर रही है? डेफिनेट जी, अवाम की उम्मीदें हैं पार्लियामेंट पर, और पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है कि अवाम की उम्मीदों को पे पूरा उतरे। जी। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं, थोड़ी देर को ख़राब होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। अभी ठीक होने में काम शुरू हो गया है। अभी हालात पार्लियामेंट के बेहतर हैं, पहले 2 महीनों की बजाय अब कोई हालात बेहतर हैं। कोई सोच समझ से का काम शुरू हो गया है, रिकन्सिलिएशन का काम शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और हल जो है आवाम के मसाइल का हल पार्लियामेंट से निकलना है। नो डाउट। पार्लियामेंट ने ही पॉलिसीज़ बनानी है, पार्लियामेंट ने ही उनको इम्प्लीमेंट करने के ज़रिए बनाने हैं। जैसे अभी बात हो रही थी रियल स्टेट की, कि रियल स्टेट ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, जी। हाउसिंग सोसाइटीज़ फाइलें देते हैं, जी। फाइलें का टैक्स भी जो भी इनकम है वो तो वो जो है सोसाइटीज़ वाले खुद ले जाते हैं, हुकूमत में तो आते ही नहीं है। अगर वो जो फाइल बेचते हैं, फाइल लेते हैं, उनकी रजिस्ट्री करा के दें तो वो टैक्स जो है वो तो बड़ी अमाउंट में हुकूमत गवर्नमेंट के पास आएगा, हुकूमत की जो है रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, पार्लियामेंट आएगी और ये रेजोल्यूशन, ये डिसीजंस पार्लियामेंट नहीं करने हैं। क्विकली सर, टाइम शार्ट है, क्या मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर आ सकता है? नहीं, क्या किया जाए सियासी सियासी इस्तेहकाम आएगा। आप तो हुकूमती पार्टी के नुमाइंदा हैं हम और हुकूमत ही अपोजिशन को साथ लेकर चलती है। नहीं, हुकूमत ही चलती है और हुकूमत ही चलेगी। हुकूमत हर दौर में जो है वो इतनी अग्रेसिव नहीं होती है, बैकफुट पे होती है। अपोजिशन ही अग्रेसिव होती है। सो अपोजिशन एक अपना टारगेट लेके आती है, हुकूमत रिकन्सिलिएशन की तरफ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी मकाम पर ठीक हो जाते हैं। अब वो सिचुएशन आ गई है कि इन चीज़ों पे डिस्प्यूट है, ये चीज़ें हम एग्री करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों पे पहले काम शुरू कर ले, इन पॉइंट्स पे काम शुरू कर ले। तो जो डिस्प्यूट है, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब हाउस जो है वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गया है और अब उम्मीद है ये डिसीजंस ठीक आदिल नवाज भट्टी साहब, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप किस हद तक इत्फाक करते हैं इस बात पर? नो डाउट कि रियल स्टेट के शोबे में इस वक्त भी जितना कैपिटल इन्वॉल्व है, अगर टोटल हम जीडीपी का देख लें, परसेंटेज निकाल लें, या इन्वेस्टमेंट कैपिटल का देख लें, अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानियों का और बैरून मुल्क समंदर पार पाकिस्तानियों का भी जितना बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व है, क्या उसके मुकाबले में जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कंट्रीब्यूशन है रियल स्टेट के शोबे की, वो बहुत पुअर नहीं है? देखें, हम अभी तक ना इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम रो रहे हैं इस बात को कि जितना भी हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो कह रही है रेगुलाइज करें। देखें, इसमें पैसा अगर कैपिटल इन्वॉल्व है ना, कैपिटल के लिए आपको रेगुलेटरी बॉडी नहीं है हमारे, अभी तक इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल सका। यानी कि जब हमने बाकायदा रेजोल्यूशन वहाँ पे मूव किया है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में गए, वहाँ पे जाके जब हमने अपने केस जमा करवाया सब कुछ, उन्होंने कहा जी हम इसको इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकते, इस सेक्टर को अगर करेंगे तो हमें फाइनेंसिंग मुहैया करनी पड़ेगी, हमें इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स जितने भी उनके फाइनेंस मंजूर करने पड़ेंगे। टेक्सटाइल बेस के ऊपर हमने इसके लिए मॉडल मांगा था कि जी इस तरह का मॉडल आए कि ये कम अज़ कम हमारा जो इसमें मतलब देखें ना, लिबरेशन आप देंगे, आप बिज़नेस के लिए माहौल पैदा करेंगे ना। अब देखें, रेगुलाइज किए बगैर हम तो कोई ऐसा भी कोई बिजनेसमैन होते हैं कि जो अपने आप को खुद एहसाब के लिए पेश करते हैं जी हमारे ऊपर रेगुलेटरी बॉडी बिठाओ, ताकि ये झंडा ये हमेशा के लिए ना ये बात ख़त्म हो जाए कि जी इन सेक्टरों के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर जो है वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इस वजह से नहीं हो रही कि हमारा रेगुलेटरी बॉडी मौजूद नहीं है। हमें रेगुलेटर इसके लिए मुकर्रर करने और इसको बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा देना है। जब तक हम इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देंगे, ये हमारी इकॉनमी के अंदर आप जो है ना इसको इंडक्ट इस तरह से टैक्स फोर्स करके नहीं करवा सकते। यहाँ पे देखें ना, अभी डिस्प्यूट हमेशा बना होता है, हर साल FBR रेट, DC रेट्स का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि जी आज इनकी वैल्यूज़ बढ़ा दें, कम कर दें, 2% ज़्यादा कर दें, 2% कम कर दें। हर साल यही बहस में पैसे चाह रहे हैं, उसके बावजूद हम सिस्टम को बेहतर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे?
सिर्फ वजह से कि हम बॉडी नहीं बना सकते। हम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो जिसका पहले मैंने बताया, यूएई का पूरा बना बनाया मॉडल इंडिया उसने बिल्कुल कॉपी किया है, कोई उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। एक दो मतलब बंदे बैठे हैं जो प्रॉपर तरीके से उसको बैठ के और वो करके और हम अपना जो है ना वो मॉडल यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि जितना भी आपका टैक्स जो आप लगता है आप लोगों को कि ये ब्लैक इकोनॉमी में इन्वॉल्व है वो ख़त्म हो जाएगी। टाइम की किल्लत है। रेगुलेटरी बॉडी की बात जी डॉक्टर साहब लास्ट डॉक्टर साहब ने कहा लास्ट, वो ये है कि इसमें रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, लेकिन जब तक नहीं बनती, लेकिन रियल स्टेट के जो फाइलें बेचते हैं उन फाइलों को अगर किसी जिसने खरीदी है उनके नाम की रजिस्ट्री कराएंगे ना, तो जब वो रजिस्ट्री होगी एक तो वो पक्का हो जाएगा, दूसरा वो टैक्स पूरा देगा जो रेवेन्यू का टैक्स है जी। उससे। जी डॉक्टर साहब आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आदिल नवाज भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोग्राम में नाजरीन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद ज़ुबैर मोतीवाला साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसी मुआशी इस्लाहात हैं जो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। ये जो कहा जाता है ये IMF का मुतालबा, ये वर्ल्ड बैंक का मुतालबा, लेकिन IMF का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता। IMF भी एक बैंक की तरह मालियाती इदारा है जो कि कर्जा देता है, जो इकानमी एक हंगामी सूरत हाल होती है, जो जिस तरह मरीज़ ICU में होता है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, वो फौरी तौर पर जो है एक सपोर्ट दरकार होती है मीशत को, वो सपोर्ट फराहम करता है और इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को मुमकिन बनाता है कि वो मीशत, वो मुल्क, वो कर्जा वापस अदा करने के काबिल हो सके। तो उसके लिए कुछ कंडीशन ऐसी रखी जाती हैं जो कि हमारा असल में शॉर्ट फॉल होता है। हमें वो इस्लाहात, वो इक़दामात बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं किए, शूमिए किस्मत। लेकिन अब ये आखिरी मौका है, हमें मुआशी इस्लाहात करनी होगी। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हमें ऐसे तमाम इदारों को निजी शोबे के हवाले करना होगा जो स्ट्रेटेजिक नौयत के नहीं हैं, और वज़ीर ख़जाना का ये कहना कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बिल्कुल निजी शोबे को एक बहुत बड़ा मौका फराहम करना है। निजी शोबा ही रोज़गार के मौके प्रोवाइड करता है और टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। हमें टैक्स इस्लाहात भी करनी चाहिए। हमें टैक्स टू GDP रेशो ये जो 9% या 9.5% है बहुत ही कम है, बल्कि खित्ते में लोएस्ट है। इसको हमें कम अज़ कम 15 या 16% तक पहुंचाना होगा। ये आखिरी मौका है। नाज़रीन अगले इतवार को फिर मिलेंगे।